पॉलिटी का सेगमेंट कि पॉलिटी या फिर राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, संविधान, उससे कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रमुख खबरें बीते महीनों में जो भी रही हैं उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो खंड है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है, क्या क्या प्रमुख घटनाक्रम रहा है, एक बार जल्दी से नजर डालते हुए चलते हैं। तो एक विवाद हुआ था आईटी एक्ट की धारा 66A के इस्तेमाल पर। क्या विवाद था इसको देखें, और ये धारा क्यों प्रमुख हो जाती है कि उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में धारा 66A के इस्तेमाल पर एक याचिका दायर की गई थी और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कुछ समय पहले 2015 के आसपास एक मामला आया था प्रकाश में, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जब यह धारा असंवैधानिक करार दी जा चुकी है, उसके बाद इसका उपयोग क्यों किया गया? तो रद्द हो चुकी धारा का इस्तेमाल गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, क्योंकि 2015 में इसे असंवैधानिक करार दे दिया था। धारा 66A क्या कहती थी? ठीक, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, उसके जरिए गलत सूचना फैलाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। गलत सूचना या फिर अन्य तरह की जो बातें थी उसमें शामिल था किसी व्यक्ति को धमकी दिया जाना, खतरा उत्पन्न करना, किसी को असुविधा उत्पन्न करना, किसी का अपमान करना, हेट स्पीच फैलाना, नुकसान या फिर ऐसी कोई मंशा जाहिर करना। तो बात तो अच्छी थी, लेकिन असंवैधानिक क्यों करार दे दिया गया? एक अधिनियम लाया गया था, उसके तहत एक धारा थी जो कि महत्वपूर्ण रूप से ऐसे प्रावधानों को कवर कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था, वहाँ पर दिक्कत थी, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जो निर्धारण था वो पुलिस के हाथ में था, कि पुलिस इस बात को निर्धारित कर रही थी कि किस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाए या ना किया जाए। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो मामला था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद 2015 का, जब यह निर्णय दिया गया। तो इस वजह से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वह प्रभावित हो रही थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वह किससे संबंधित था? बोलने की आज़ादी के विस्तार को लेकर के, यानी सुप्रीम कोर्ट ने महत्व दिया किसी व्यक्ति के द्वारा कही जाने वाली बात को लेकर के, क्योंकि इससे ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो रही थी जहां पर कोई व्यक्ति केवल इस धारा के दुरुपयोग के चलते गिरफ्तार हो सकता था। कोई व्यक्ति इस वजह से भी अपनी बात कहने से घबरा रहा था या कतरा रहा था कि उसके ऊपर इस तरह की धारा का उपयोग न कर दिया जाए। ठीक, तो धारा 66 संविधान के अनुच्छेद 19, ठीक, यानी भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 21 यानी जीवन का अधिकार, इसके विपरीत मानी गई, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय था। तो एक सवाल इस पर देखते हैं, सवाल क्या बन सकता है? सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक करार दिया था, यानी एक वाद के अंतर्गत। दूसरा, इसके तहत अनुच्छेद 17 के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हम देखते हैं अगली न्यूज़। आया था उत्प्रवास विधेयक 2021, यानी इमिग्रेशन एक बिल आया था 2021 का, जिसके अंतर्गत कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया था और इस मसौदे को, यानी इस बिल को पब्लिक के लिए लाया गया था और इसमें पब्लिक से सुझाव मांगे गए थे। ये जो विधेयक था किससे संबंधित था? जो एक इसके पहले एक्ट लागू था, इमिग्रेशन एक्ट 1983, उसका स्थान लेने से संबंधित था और इसमें कई तरह के प्रावधान लागू किए गए थे। प्रमुख रूप से विदेशों में रोजगार की चाह रखने वाले जो नागरिक होंगे, उनकी भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है एमिग्रेशन, एक तरह से इसको कहा गया है उत्प्रवास। तो एमिग्रेशन या इमिग्रेशन, जो दो शब्द चलते हैं उत्प्रवास के लिए होते हैं, और एक शब्द का इस्तेमाल हम अक्सर सुनने को मिलते हैं जो है माइग्रेशन। इनमें थोड़ा सा अंतर को अगर हम समझें तो जो माइग्रेशन शब्द है, इसका अर्थ थोड़ा सा बड़ा है, व्यापक है। माइग्रेशन का अर्थ हुआ कि अपने देश के अंतर्गत सीमाओं में या फिर किसी देश से बाहर, यानी अपने देश से बाहर जाकर के कोई रोजगार की प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य हो सकता है, उसके लिए बाहर जाना और रोजगार की तलाश या फिर अन्य साधनों से वापस रुक करके वापस अपने देश में आ जाना या अपनी सीमाओं में आ जाना। ये शब्द माइग्रेशन के अंतर्गत ये परिभाषा रखी जा सकती है। इसका एक और अर्थ अगर हम इमिग्रेशन वाला उठा लें
तो इसके तहत ये बात निश्चित होगी कि वो जो व्यक्ति है वो अपने देश की सीमा से बाहर जा रहा है और एक संभावना होगी कि वहाँ पर जाकर के रुक जाएगा, यानी कि वहाँ पर ही वो रहने लगेगा। तो जब माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू होकर के कोई व्यक्ति वहाँ जाकर किसी दूसरे देश की सीमा में जाकर रुक जाए, वहीं पर रहने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है जिसको आप याद रखिएगा। और माइग्रेशन में ये बात निश्चित तौर पर शामिल है कि वो बाहर जाएगा, घूम करके वापस भी आ जाएगा अपने देश में, या फिर अगर अपने राज्य से देश के अंतर्गत सीमा में कहीं जा रहा है तो वापस आ जाएगा। लेकिन इमिग्रेशन के अंतर्गत वो वहाँ जाकर के स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगा कुछ समय के बाद, ऐसा माना जाता है। तो दो शब्द इस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो विधेयक में एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव किया गया है। टॉपिक पर लौटते हैं। इसके अलावा एक नया प्रवासी नीति प्रभाग विदेश मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। मतलब हम इसमें जो शामिल प्रमुख बिंदु है केवल उनकी चर्चा कर रहे हैं। अगर स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए तो आप इसका उत्तर दे पाएं। इसके अलावा इसके तहत केंद्रीय प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। एक प्रवासी नीति और योजना ब्यूरो के निर्माण की भी बात कही गई है। इसके अलावा प्रवासी प्रशासन ब्यूरो जो प्रवासियों के कल्याण के लिए देखरेख का काम करेगा, यानी जो लोग बाहर जा रहे हैं वे किस तरह से जा रहे हैं, सही तरीके से सही प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। कई बार जो मध्यस्थ होते हैं जो लोगों को बाहर भेजते हैं, तो माइग्रेशन पर भेजने के लिए वो कई बार पर्यटक वीज़ा का भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह की जो चुनौतियां होंगी उनको देखा जाएगा। और प्रवासियों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य प्रवासी अधिकारी के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा इसमें व्यापक उत्प्रवास प्रबंधन की परिकल्पना की गई है कि एक ब्रॉड स्तर पर पूरे इस मामले को डील किया जाए। विदेशी रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियामक तंत्र की स्थापना की जाएगी जो इसको रेगुलेट करेगा पूरा प्रोसेस, और प्रवासियों के संवर्धन के लिए भी एक ढांचे की स्थापना की जाएगी। अब एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाए, तो ऐसे में पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है किसी व्यक्ति का, या निलंबित यानी सस्पेंड किया जा सकता है, और 10,000 से लगा करके 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक, कानून जब बन जाएगा तो अवैध प्रवास पर रोक लग सकेगी। और 1983 का जो कानून था उसको क्यों हटाया गया? क्योंकि वह लगभग वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से, वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से अप्रभावी साबित हो रहा था, जिसके चलते ये नया विधेयक या मसौदा लाया गया है। आगे देखें, ड्रोन नियम 2021 के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, यानी ड्रोन के उपयोग से संबंधित जो नीतियां हैं वे बनाए जाने की बात की गई है। तो ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़े नियम सरल बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसके पहले सरकार ने रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, जिसके बाद ऐसा प्रयास किया गया है कि इनको आसान किया जाए। तो इसी के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया था। इसके अलावा जो ड्रोन के चार्जेस थे वो भी कम किए जा रहे थे। इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल को पहले से ज़्यादा छूट दिया जाना इसके तहत प्रस्तावित किया गया था। तो विश्वास और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर इस्तेमाल की बात इसमें कही गई है, यानी कि केवल हर चीज़ के लिए मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होगा, एक आप सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर भी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी सर्टिफिकेशंस को कम करने की बात थी। भारत में रजिस्टर्ड किसी विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों को अनुमति दिए जाने की बात की गई थी। इसके अलावा जैसे हमने एक ड्रोन फ्रेंडली राष्ट्र बनने के अंतर्गत इस सुविधा को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हमने कई बार देखा है कार्गो फैसिलिटीज़ की बात की जा रही थी ड्रोन्स के जरिए। जैसे अमेजॉन मान लीजिए कंपनी है, कुछ डिलीवर करना चाहती है अपने किसी कस्टमर के यहाँ पर, तो ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में अगर देश के अंतर्गत जो नियम है बहुत कड़े हो जाएंगे, तो जो कंपनियां होंगी इस तरह की सुविधा देना चाह रही होंगी उनको बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो नियम हैं वो बनाए जाने की बात की गई है। तो इसके अंतर्गत जो एयर स्पेस होगा उसको 3 जोन में डिवाइड करने की बात है, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। तो जो ग्रीन जोन है उसमें 400 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए किसी भी फ्लाइट परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो येलो जोन और रेड जोन है वहाँ पर कुछ तरह के रेगुलेशंस जरूर लगाए जाएंगे। ठीक, तो कार्गो डिलीवरी के लिए भी ड्रोन कॉरिडोर बनाने का प्रावधान किया गया है। जो कार्गो डिलीवरी सेवा है उसके लिए कैसे एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए जहाँ पर ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा भरमार हमें अपने एयर स्पेस पर, यानी हमारी छतों के ऊपर ना दिखाई दे कि किसी भी तरफ से कोई ड्रोन उड़ता हुआ चला जा रहा है। कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जहाँ पर एक निश्चित पाथ के अंतर्गत ही वो ड्रोन्स यात्रा करेंगे और जाकर के जो भी सुविधा है वो देंगे।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल के गठन का भी इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अगली खबर संबंधित है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी 97वां संविधान संशोधन से। तो उसके कुछ प्रावधानों को रद्द किया गया है। क्यों रद्द किया गया था, प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे, 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्यों किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 97वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द किया था और इससे जुड़े जो मामले हैं, जो मामला एक चल रहा था गुजरात हाईकोर्ट के अंतर्गत 2013 का, तो इस फैसले में जो बात कही गई थी गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है और कोर्ट ने कहा है कि एक राज्य से संबंधित जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी वहाँ पर राज्य ही कानून बना सकता है। दरअसल 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान जोड़े गए थे संविधान के अंतर्गत, जिसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने संबंधी बातें कही गई थी। आपको याद होगा संविधान का एक भाग 9B इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। तो सामान्य स्थिति में राज्य सूची के विषय पर राज्य ही कानून बना सकता है। ऐसी बात क्यों कही गई थी, क्योंकि जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, 3 सूचियां होती हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 जो सूची है वो रखी गई है, जिस पर संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची है वहां पर संघ और राज्य दोनों ही सरकारें सामान्यतः कानून बना सकती हैं, ये बात निश्चित है। तो जो सहकारी समितियां थीं वो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल थीं। अब ऐसे में जो केंद्र सरकार है उसने राज्य सूची के विषय में छेड़छाड़ की और संविधान संशोधन कर दिया, जिसकी वजह से जो बदलाव किए गए थे वहां पर राज्यों की सहमति ली जानी जरूरी थी। ये संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रावधान, खासकर उसमें बात मेंशन है कि 7वीं अनुसूची से संबंधित यदि किसी प्रावधान में कोई संशोधन किया जाता है संविधान के अंतर्गत, तो राज्यों के विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होगी, कम से कम आधे जो राज्य हैं उनके विधानमंडलों की। लेकिन इस मामले में जो केंद्र सरकार है उसने ऐसी सहमति नहीं ली थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जो 97वां संविधान संशोधन है उसको रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन हालांकि उन्होंने उसको पूरी तरह से रद्द नहीं किया है, उसके कुछ ही प्रावधानों को रद्द किया है। तो कोर्ट ने इसके भाग 9B के केवल उस हिस्से को रद्द माना है जिसका संबंध राज्य से संबंधित कोऑपरेटिव सोसाइटीज से है, यानी कि जिसमें केंद्र सरकार राज्य के विषयों पर कानून बनाने की बात कर रही है, केवल वही रद्द होंगे। भाग 9B को 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। तो ऐसे प्रावधान जिसके अंतर्गत केंद्र को शक्ति है कि वो अपने नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उनको चालू रखा गया है, उनको हटाया नहीं है। तो कोर्ट ने भाग 9B के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी MSCS से जुड़े जो प्रावधान है उनको सही माना है। ये प्रावधान कहाँ पर है भी हम देख लेंगे। तो MSCS एक से अधिक राज्यों से संबंधित सोसाइटीज होती हैं जो कई राज्यों के अंतर्गत ऑपरेट की जा सकती हैं। इन मामलों में कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और ये जो विषय है उसे संघ सूची से जुड़ा विषय माना गया है। ठीक है, अब बात करें संघवाद का। चूंकि मुद्दा इससे जुड़ता ही है, तो संघवाद के विषय पर संशोधन के लिए आधे राज्यों की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट के तौर पर इसे पूछा जा सकता है, ध्यान देते हुए चलेंगे। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें भी संघवाद निहित है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 3 सूचियों की बात है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 246। ठीक, 7वीं अनुसूची में हमने जिक्र कर ही लिया कि 3 सूचियां शामिल हैं। अब बात करें कि ये जो सहकारी समितियां हैं उसके प्रावधान कहाँ कहाँ पर संविधान में शामिल किए गए हैं। बहुत ही प्रमुख पॉइंट हो सकता है, अगर सवाल बनता है तो निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण 19(1) गा, इसको ध्यान से देखिए। 19(1) का गा कहता है कि संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार यहाँ पर लिख दिया गया है, इसको जोड़ा गया था बाद में। इसके अलावा भाग 4 में अगर हम लोग देखें राज्य की नीति के निदेशक तत्व, तो उसका जो एक अनुच्छेद है 43 खा, ये भी जोड़ा गया है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, हम यहाँ पर इनको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि
ऐसा भी पूछ दिया जा सकता है, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, मैचिंग क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं कि इसको मिलाइए किस में है। यानी कि पूछा जा सकता है कि 43 खा किससे संबंधित है, आगे इसको दिया जाएगा, इसको किसी अन्य विकल्प के तौर पर शामिल कर देंगे। तो आपको पता हो एटलीस्ट कि जो चर्चा में चल रहा है, जो न्यूज़ में है, वो क्या है। ठीक, तो सहकारी सोसाइटियां संविधान के भाग 9 खा के अंतर्गत जोड़ी गई हैं, और भाग 9 का जो जस्ट इसके पहले रखा गया है उसमें कौन सी बात शामिल है, उसमें शामिल है नगर पालिका। उसके बाद 9 खा जोड़ा गया है सहकारी सोसाइटियां, और इसको जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। यहाँ पर जो अभी हमने बात की बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की, जो अलग अलग स्टेट्स में हो सकती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, संविधान के 243 या द, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इंग्लिश में देख सकते हैं 243 ZR। ठीक है, जिस भी तरह से आपको सही लगे उस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। इन बातों को, जो भी इसमें प्रमुख प्रावधान है, उनको एक बार सरसरी तौर पर जरूर देख लीजिए, कहीं भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। तो सहकारी समितियों के से संबंधित कुछ और जो बातें हैं, तो इसके लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इसका प्रमुख मकसद क्या है, सहकारिता को बढ़ावा देना, और सरकार का विजन है सहकार से समृद्धि। सहकारी समितियों का दरअसल मतलब यही होता है, कई सारे लोग मिलकर के किसी एक कार्य को आगे बढ़ाएं और साझा लाभ वहां पर एकत्रित करें। ठीक, चलिए एक सवाल देख लेते हैं जो कि 2017 में पूछा गया था। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। आपको बताना है कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था, जानते ही आप लोग। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। और ये जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में आता है, 43 का। आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे वही लाइनें लिखी होती हैं जिनको सवाल के तौर पर फ्रेम कर दिया जाता है। हम डिस्कस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि जो सवाल बनते हैं, अगर वे सवाल करंट अफेयर्स को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, तो उसके अंतर्गत जो प्रमुख खंड यहाँ पर हो सकते हैं, जो संविधान के अंतर्गत प्रावधान हो सकते हैं, जो जरूरी बातें हो सकती हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लें, ताकि अगर आपकी भेंट ऐसे सवालों से हो जाए तो आप उसका सही जवाब दे पाएं। चलिए अगला है जम्मू कश्मीर में परिसीमन और SC और ST वर्ग। तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन की बात पिछले कुछ सालों से चल रही थी, हालांकि कोविड के दौर में उसमें कुछ रुकावट आई, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट हाल ही में पेश कर दी गई है। तो जम्मू और कश्मीर में परिसीमन की खबरें थीं, और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार के जरिए कर दिया गया था। इसका जो नेतृत्व कर रही थी वो कौन थी, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। इसमें अन्य जो लोग शामिल थे वो थे प्रमुख, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयुक्त, खासकर जम्मू कश्मीर से संबंधित जो चुनाव आयुक्त थे वो भी शामिल थे। तो इसके अंतर्गत जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, और परिसीमन के दौरान जो भौगोलिक स्थिति है, संचार की व्यवस्था है, इन सभी पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसी कुछ बातें हैं। इसकी एक लंबी पॉलिटिकल एंगल भी है इस पूरी खबर का, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। इस खंड से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं हम केवल उन्हें ही डिस्कस करेंगे। भले ऐसी बातें आ सकती हैं कि फला पार्टी जो है इसके विरोध में थी, उन्होंने केंद्र सरकार पर कुछ आरोप लगाए, केंद्र सरकार ने कुछ अलग तरह की यहाँ पर व्यवस्था की, लेकिन हम बात करेंगे प्रमुख परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हो सकते हैं उन पर। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का अगर गणित देखें तो कश्मीर में 46 सीटें हैं और जम्मू में 37, यानी कुल विधानसभा सीटें हैं 83। अगर इसमें POK की 24 खाली सीटों को जोड़ दें तो कुल 107 सीटें हो जाती हैं। POK की अगर हम सीटों को जोड़ दें तो कुल कितनी हो रही हैं, 107। हालांकि POK की सीटें हमने उसमें जोड़ करके रखी हैं, लेकिन उनमें चुनाव हम अभी नहीं करा पाते क्योंकि वो हिस्सा हमसे थोड़ा दूर है। परिसीमन के बाद क्या नया गणित हो सकता है, कश्मीर की जो सीटें होंगी वो हो जाएंगी 47 और जम्मू की सीटें हो जाएंगी 43, यानी टोटल 7 सीटें बढ़ेंगी। 83 हैं, 7 बढ़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 90। इसके अलावा POK की सीटें जब मिला लेंगे तो 114 हो जाएंगी। कुल 7 सीटें बढ़ रही हैं। ठीक है, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने की बात कही गई है, प्रस्ताव है। और पहली बार ST के लिए भी 9 सीटें रिजर्व रखने की बात इसमें शामिल है। और POK से विस्थापित जो शरणार्थी हैं उनके लिए रिजर्वेशन के प्रस्ताव भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक,
तो परिसीमन की जो व्यवस्था है, परिसीमन क्या है, किस आधार पर किया जा रहा है? परिसीमन का जो आधार है अनुच्छेद 82, याद रखिए इसको, अनुच्छेद 82 के अंतर्गत परिसीमन की बात कही गई है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन नामक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दरअसल यहाँ पर होता यह है कि कोई राज्य है, मान लीजिए, उस राज्य के अंतर्गत उसको अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उससे एक प्रतिनिधि का निर्धारण कर दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 1 लाख लोग रहते हैं, तो वहां पर मान लीजिए एक प्रतिनिधि या एक सांसद की व्यवस्था कर दी गई है, या विधायक भी हो सकता है। वहीं पर एक दूसरा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या 2 लाख हो गई है और यहां पर भी एक ही प्रतिनिधि मौजूद है। तो ये व्यवस्था अपने आप में ठीक नहीं है, एक प्रतिनिधि पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव आ जाएगा। तो इसी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए जो क्षेत्रवार है उस हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं, ताकि एक संतुलन बना रहे कि अगर यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर 2 लाख है, तो कैसे इसको मैनेज करें कि प्रतिनिधियों के आधार पर बराबर से लगभग समान रूप से जो जनसंख्या है उसका दबाव बना रहे। ठीक, तो राज्यों को कुछ समान भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना इसका कार्य है, और परिसीमन का कार्य संसदीय विधि से गठित आयोग द्वारा किया जाता है। संसद यहाँ पर निर्धारित करती है कि आयोग का गठन कौन सा कैसे किया जाएगा, कौन इसमें शामिल होगा। प्रमुख रूप से इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो न्यायाधीश हो सकते हैं, पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर जो सक्षम व्यक्ति हो उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के चुनाव आयुक्त भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। परिसीमन दरअसल संसदीय और विधानसभा सीटों की सीमाओं का निर्धारण करता है, जैसा भी हमने डिस्कस किया। निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या लगभग बराबर रखने पर यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। तो एक सवाल देखें जो 2012 में पूछा गया है परिसीमन से संबंधित। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा स्टेटमेंट, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग को काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है। राजनीतिक दबाव से उसको काफ़ी ज़्यादा बचाने के प्रयास किए गए हैं। इस आधार पर दोनों ही कथन सही है। तो परिसीमन आयोग से संबंधित ये 2 स्टेटमेंट भी अब आपको याद हो गए होंगे कि ये दोनों बातें भी इससे संबंधित हैं। तो अगर ऐसा कोई सवाल दोबारा पूछ ले तो आपको ये भी मालूम होगा। चलिए अगला है एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2021 लाया गया है। बच्चा कह रहा है नॉट फॉर सेल, बहुत सही बात कही गई है। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए बिल का मसौदा तैयार किया गया था और इसका नाम रखा गया था ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। ठीक, ये बिल लाया गया था 2018 में लाए गए एक बिल के बाद। 2018 में एक बिल लाया गया था इसी तरह का, जिसे लोकसभा से पारित करा दिया गया था लेकिन राज्यसभा में नहीं भेजा गया था। लेकिन उसके बाद ये नया बिल लाया गया और इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए। यानी इस ड्राफ्ट में तस्करी से जुड़े जो अपराध हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है और नए मामलों को भी इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा इसमें जो शिकार लोग हैं, जिनको फंसाया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है, उनके टाइप्स को भी बढ़ाया गया है। यानी कई प्रकार से वो लोग इसमें शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो दंड के प्रावधान है उनको भी कड़ा किया गया है। यानी अब आजीवन कारावास और मृत्यु दंड भी इसके अंतर्गत दिया जा सकता है। इसके अलावा भारत में मौजूद नागरिकों के साथ और भारत के बाहर जो नागरिक मौजूद होंगे उनको भी इसके दायरे में लाने की बात कही गई है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड जहाज हैं या एयरक्राफ्ट हैं वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों पर भी ये जो नियम है लागू होंगे। कुछ और भी प्रावधान है, और कहाँ लागू होंगे, जैसे सैन्य कर्मियों पर, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ भी अब इसके दायरे में आ जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर की स्थिति में तस्करी से जुड़े सभी अपराध इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अपराध के जरिए प्राप्त जो आय होगी, मान लिया अपराध किया गया है, धन के लिए ही किया जाता है, इस तरह के जो भी घृणित कार्य होते हैं, तो उससे खरीदी गई जो संपत्ति है अब उसे भी जब्त किया जा सकेगा। और जब्ती की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरह ही की जाएगी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी मुख्य जांचकर्ता एजेंसी होगी। कुछ प्रमुख बातें इसमें शामिल कर दी गई हैं। एक सवाल देखें, सवाल पूछा गया था 2017 में, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से
परिकल्पित हैं। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध। अगला, अस्पृश्यता का उन्मूलन। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। और फिर कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो आपको बताना है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? ऑप्शन के अंतर्गत पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट आता है आर्टिकल 17 में और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आती है 29 में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 4। चलिए अगली खबर, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, उसको लेकर के कई तरह की बातें भी कही गई। क्या है इसमें प्रमुख बातें? तो निवारक निरोध यानी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। आपको किसी पर सरकार को संदेह है कि फला व्यक्ति कानून की व्यवस्था को खराब कर सकता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हमने देखा कि 2019 के बाद जब व्यवस्था बदली गई तो कई सारे नेताओं को इसी आधार पर गिरफ्तार किया गया था, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कानून व्यवस्था को नुकसान होने की आशंका के आधार पर गिरफ्तारी। ठीक, संविधान दरअसल सरकार को निवारक निरोध पर कानून बनाने की अनुमति देता है, लेकिन निवारक निरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निवारक निरोध के लिए केवल कानून व्यवस्था को खतरा हो, केवल यही आधार नहीं मानना चाहिए, हमें आधार को बढ़ाना है। कैसे? अब लोक व्यवस्था के लिए भी खतरा होना आवश्यक होगा, यानी कोई व्यक्ति केवल कानून व्यवस्था को बर्बाद करे या बिगाड़े यही आवश्यक नहीं है, उससे पब्लिक ऑर्डर को भी अगर प्रॉब्लम होती है तब हम निवारक निरोध की व्यवस्था अपनाएंगे। निवारक निरोध की जो व्यवस्था है किस किस संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 22(1) क्या कहता है? बिना सूचना की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, यानी गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी दे दी जाएगी। उसी में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी विशेषज्ञ की मदद लेने की भी यहाँ पर अधिकार दिया जाएगा, अनुच्छेद 22 कहता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो उसका तीसरा क्लॉज है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में पहले जो खंड है उनकी बात लागू नहीं होगी, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला मामला है वहाँ पर वो दोनों ही जो सुरक्षाएं दी गई हैं उन्हें आधार नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं किया जा सकता सामान्य परिस्थितियों में, और अगर किया जाना है तो उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, यानी कुछ मामलों में 3 महीनों से अधिक प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा जा सकता है। इसके आगे भी अगर करना हो तो कुछ अन्य तरह की बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 22 के तहत संसद को प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। कुछ कानून बनाए भी गए थे, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, इसी तरह मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, पोटा भी आया था, टाडा भी आया था। तो इस तरह के जो कानून हैं हालांकि रद्द कर दिए गए थे लेकिन इसी के अंतर्गत लाए गए थे। अभी कौन सा कानून है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन पर सबसे बड़ा कानून माना गया है, और निवारक निरोध पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक, तो राज्य के लिए कुछ अलग मामले हैं। राज्य यानी अपने राज्य सूची से संबंधित मामलों को उसमें शामिल करता है, उसके अंतर्गत जो नियम है वो बनाता है। केंद्र सरकार कुछ अन्य मामलों में बना सकती है, क्योंकि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा राज्य, विदेश मामले और देश की सुरक्षा जैसे जब मुद्दे होते हैं वहां पर कानून केंद्र ही बना सकता है, क्योंकि ये संघ सूची से संबंधित विषय हैं। चलिए एक सवाल देखें जो 2020 में पूछा गया था। आप सब जानते हैं कि हम इन्हें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है, अनुमान लगता है कि अब सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी क्या पूछेगा ये पूरी तरह से निर्धारित तो नहीं है, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं और उस दिशा की ओर अपनी पढ़ाई को लेकर के जा सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है? मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? ऑप्शन उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। तो आपको पता है कि कौन सा सही उत्तर है? तीनों ही सही है, ऑप्शन डी
चलिए अगली खबर है अनुच्छेद 340 से संबंधित। अनुच्छेद 340 क्यों खबरों में था, क्या प्रमुख बातें थी, देखें। तो अनुच्छेद 340 के तहत जो गठित आयोग है उसके कार्यकाल का विस्तार किया गया है कुछ समय पहले, और ये 11वां विस्तार इस तरह का था। अनुच्छेद 340 संबंधित है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति से। पिछड़े जो वर्ग हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, उनकी जानकारी कैसे मिलेगी, उसकी जानकारी मिलेगी पता करके, रिसर्च करके। तो उनकी अन्वेषण कौन करेगा, उनकी खोजबीन कौन करेगा, ये आयोग करेगा। इसका गठन किया जाता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आयोग में कौन कौन शामिल होगा, उसकी सदस्य संख्या भी राष्ट्रपति तय करते हैं, जो कि पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करता है ये आयोग। तो कौन से पिछड़े लोग हैं, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े लोग। इस वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार से सिफारिश करते हैं। जो आयोग का गठन किया जाता है तो केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करते हैं कि किस हिसाब से अब किस किस वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए या फिर कैसे इसको आगे देखें। और इससे संबंधित जो एक रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को देते हैं, और इससे जुड़ी जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति संसद के सामने उसको रखवाते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 340 के अलावा अन्य जो प्रमुख प्रावधान इसी खंड से जुड़ते हैं उसमें से एक है 342A, जिसमें कहा गया है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रपति एक घोषणा करते हैं जिसमें उन व्यक्तियों को या उन जातियों को शामिल किया जाता है, उन लोगों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हो। हालांकि राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। तो अनुच्छेद 342A इसको कैसे जोड़ा गया था, 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 2018 से संबंधित है, इसके तहत ही इसको जोड़ा गया था। ठीक, तो राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी घोषणा करेंगे और संसद कानून के जरिए केंद्रीय सूची में संशोधन इसका कर सकती है। यानी राष्ट्रपति ने जो सूची जारी कर दी, अब उसमें अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है, तो उसके अंतर्गत संसद कार्य करेगी। एक और अनुच्छेद है 338B। 338B में कहा गया है पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। इसको भी जोड़ा गया था 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 340 दोनों में ही एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो आयोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित किया जा रहा है वो केवल स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करता है। किसकी स्थिति में, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं। तो ये आयोग सिफारिश के लिए गठित किया जाता है। और अनुच्छेद 338B के अंतर्गत जो आयोग होता है वो उनसे संबंधित जो शिकायतें हैं या फिर जो कल्याणकारी बातें हैं उनको ध्यान में रखता है। तो इस आयोग को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, कई सारी, यहाँ तक कि कुछ मामलों में यह आयोग सिविल कोड तक की शक्तियों को लेकर के चलता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए एक सवाल देखते हैं, 2012 का है। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किन को संसद के पटल पर रखवाएं। आपसे पूछा गया था ये 2012 में। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इसमें से दूसरा वाला एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन राष्ट्रपति से इस हिसाब से संबंधित नहीं है। ये तीनों संबंधित हैं, यानी कि कौन सा सही उत्तर हो गया, 1, 3 और 4। विकल्प सी में ये तीनों ही मौजूद हैं। चलिए अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने वन्यार कोटा रद्द किया। क्या था वन्यार कोटा, क्यों रद्द किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के विशेष आरक्षण अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। क्यों असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना था, इस तरह की बातों को हम देखते हैं। क्योंकि कानून में जो वन्याकुल क्षत्रिय समुदाय था उसको लगभग 10.5% का आंतरिक आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया था। इसके अलावा कानून में 115 अन्य अति पिछड़ा वर्गों और गैर अधिसूचित समुदायों के समानता और समान अवसर के मौलिक अधिकार जो थे उनका उल्लंघन माना गया था। कैसे माना गया था? एक तरफ केवल एक समुदाय था जिसको कितना आरक्षण दे रहे थे, 10.5%। दूसरी तरफ 115 अन्य जो वर्ग थे, अन्य पिछड़ा वर्ग, वे शामिल थे।
तो ऐसे में एक वर्ग को बहुत बड़े स्तर पर आरक्षण दिया जाना अपने आप में सही नहीं माना कोर्ट ने। इसके अलावा जो समुदायों में इस तरह का जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, इसको लेकर के कोई विश्लेषण भी नहीं किया गया, यानी उनके सापेक्ष पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व का कोई भी आकलन नहीं किया गया था। तो ये जो अधिनियम है ये राज्य के पिछड़े वर्गों और गैर अधिसूचित समुदायों को शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 20% आरक्षण का प्रावधान करता था। इसी 20% में से 10.5% किसको दे दिया गया था? वन्याकुल क्षत्रिय समुदाय को। अब कितना बचा? अब बचा केवल 9.5%, जो बाकी के 115 समुदायों को दिया जाना था। इस आधार पर, चूंकि ऐसा कोई विश्लेषण भी नहीं किया गया था कि जिसके आधार पर ऐसा किया जाना सही माना जाए, इस आधार पर ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना। इसके अलावा अधिनियम में इन समुदायों के आरक्षण का जो प्रतिशत था वो भी वर्तमान डेटा के बजाय पुराने डेटा पर आधारित था। तो अधिनियम और इसके आरक्षण का जो प्रतिशत था उसे असंवैधानिक मान लिया गया। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के भीतर उपवर्गीकरण के लिए कानून बनाने के लिए राज्य को एक सक्षम प्राधिकरण माना गया था, यानी कि राज्य ने ये जो विधि बनाई थी वो इस आधार पर अमान्य की गई क्योंकि उसके अंतर्गत जो प्रतिशत का मामला था वो ठीक नहीं था, लेकिन राज्य ऐसी विधि बनाने के लिए प्राधिकृत था, ऐसा कोर्ट ने माना। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हमने जो प्रमुख बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं, इनसे अगर कोई भी सवाल बने तो आप निश्चित तौर पर उसको सॉल्व कीजिए। इसका एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। जिन प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एकदम जोश से लगे रहिए। शुक्रिया।